इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया है। महागठबंधन को जोरदार झटका। चुनाव परिणाम के बाद अब मुख्यमंत्री के पद पर निगाहें हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं लगातार ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, अब मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, इसको लेकर चर्चा जोरों पर। लगभग नीतीश कुमार का नाम तय भी माना जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल किया है एनडीए ने, उसने हर किसी को चौंका दिया है। राजनीतिक पंडित जो है वो हैरान है कि इसका अनुमान नहीं लगा पाए, क्योंकि अमूमन जो चुनावी मुकाबले हाल के दिनों में राज्यों में देखे गए हैं उसमें कोई भी सटीक अनुमान यहाँ पर नहीं लग पाया है। लेकिन जब नतीजे आ रही हैं ये सबको चौंका रही हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज के लिहाज से वो आरजेडी का वोट परसेंटेज बना रहा है, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। काफी नजदीकी मुकाबले में कई सीटें गंवाई गई हैं। विपक्षी महागठजोड़ को करारा झटका लगा है और उसके बाद उनके नेताओं के बयान आ रही हैं, और इसको वोटों की हेराफेरी और जो एसआईआर की प्रक्रिया, चुनाव आयोग पर आरोप उनके लगाए जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर पूरे चुनाव को प्रभावित किया गया। जो पहले आंकड़ा था वोटरों का वो 7,42,00,000 था, लेकिन वो बढ़ गया। एसआईआर के बिना ही वोट जोड़े गए। तो ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो कहीं ना कहीं इस चुनावी मुकाबले में बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ा मुकाबला जीता है राजनीतिक, अगर इसके समीकरण देखें तो एक बड़ा दूरगामी मैसेज देने वाला ये चुनावी मुकाबला रहा है। अब इसकी पड़ताल निश्चित तौर पर होगी कि आखिर विपक्ष के खेमे में क्या सवाल रहे, क्या चूक रही। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहा है। बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, तो एक बड़ा वो इस सत्ता की बागडोर में उसके पास सबसे बड़ी चाबी रहने वाली है। लेकिन ये भी काबिल गौर है कि नीतीश कुमार, जिनकी सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन वो अपनी चुनावी रणनीति और जो बीजेपी के साथ गठजोड़ था उसके दम पर वो एक बार फिर से सत्ता हासिल करने में कामयाब रही हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और ये पूरी संभावना है कि उनके नाम पर ही मोहर लगेगी, उनको ही मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया जाएगा, क्योंकि विनिंग टीम के साथ कोई छेड़खानी ऐसे वक्त नहीं की जाएगी जब आगामी चुनाव पर निगाहें लगी हैं। तो ऐसे में संभव है कि पूरी तैयारी है कि नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाए। विधायक दल की बैठक में ये निर्णय होगा जो कि गृह मंत्री ने कहा था, और उन पर मोहर लगाई जाए। और उसके बाद जहां उप मुख्यमंत्रियों के नाम पहले से ही सम्राट चौधरी की बात करें या विजय कुमार सिन्हा की, क्या इसमें बदलाव करेगी बीजेपी अपने खेमे से, बड़े सवाल हैं। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसी के साथ एक बड़ा चुनावी मुकाबला जो डबल सेंचुरी मारी है बीजेपी और एनडीए गठजोड़ ने, इसने एक नई बहस छेड़ दी है। इसको लेकर विरोधी इसको शक की निगाहों से देख रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बिल्कुल, विरोधी शक की निगाह से देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है प्रदीप। लेकिन देखिए, ये बात तो सच है कि कांग्रेस का या महागठबंधन का संगठन उतना मजबूत नहीं है कि वो एनडीए को टक्कर दे सके। तो कहीं ना कहीं सेल्फ असेसमेंट की भी ज़रूरत है कि भाई संगठन में कहाँ कमी रह गई, क्यों हम पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का सामना नहीं कर पाए। इस तरह की चर्चा किए जाना भी बहुत ज़रूरी है विपक्ष के लिए। देखिए, बिल्कुल। और ये विपक्ष के नेताओं ने कहा है, कई बयान हमने देखे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक अंपायर निष्पक्ष नहीं होगा तब तक कोई भी टीम कितनी भी कमजोर हो, कितनी भी तैयारी कर ले, वो जीत हासिल नहीं कर सकती। और निष्पक्षता को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से आंकड़े बदल देता है और जिस तरीके से वोट परसेंटेज पर असर डालता है, वो निश्चित तौर पर जीत की वजह बनती है एनडीए की, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। और ये आरोप लगाते हुए विपक्षी नेता हमलावर हैं। लेकिन दूसरी बात, आप अपने कमजोरियों को दूर करें, उनको संगठन को दुरुस्त करें और उन कमियों को एंड वक्त पर पकड़ें तो चीजें बदल सकती हैं। ये कोशिश भी हुई है, लेकिन जब संसाधन पूरी तरीके से आपके विरोधी दल के पास हो तो ये तैयारियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। और इसलिए विपक्ष के नेताओं को लगता है कि जब तक न्यूट्रल अंपायर नहीं होगा, यानी जो चुनाव आयोग अपना काम स्वतंत्रता से नहीं करेगा, तब तक उनका जीत पाना संभव नहीं है। और इसलिए वो तैयारी करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये आरोप तब तक लगते रहेंगे। तो फिलहाल ईवीएम को लेकर अब विपक्ष की ओर से सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि वोटों की हेराफेरी और वोटों में धांधली के आरोप लगाते हुए विपक्ष आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी भी लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है उसमें
वोटों की हेराफेरी को भी मुद्दा बनाया है। ईवीएम को लेकर उसको हटा दिया जाए या ईवीएम में खराबी है, ये आरोप अब बंद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जब तक जो मतदाता सूची है उसमें हेरफेर बंद नहीं होगा, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, एक के बाद एक सिलसिला चलता रहेगा। ये विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। रंजना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रचंड जीत जो एनडीए ने हासिल कर ली है, कहीं ना कहीं एनडीए को कंपटीशन देने में महागठबंधन फेल हो गया है। लेकिन प्रदीप, क्या जो पहले से ही तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट किया गया उसका भी नुकसान झेलना पड़ा है महागठबंधन को? क्योंकि परिवारवाद, जंगल राज, ये तमाम आरोपों से घिरते रही है। चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे आरजेडी की बात कर ले, तमाम दल इन्हीं आरोपों से घिरते रहे हैं कि अपने परिवार के लोगों को ही प्रमोट करते हैं, पिता अपने बेटे को प्रमोट करता है, कैडर की कोई वेटेज नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता को तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जा सकती। तो कहीं ना कहीं सीएम पहले से पहले तेजस्वी को प्रोजेक्ट करना, इसका भी नुकसान झेलना पड़ा है। देखिए, चूंकि हार गया है महागठजोड़ और सीएम फेज से महागठजोड़ की ओर से तेजस्वी यादव, तो सवाल उठेंगे, क्या कमियां रही, इस पर सवाल उठेंगे। और जब आप जीत जाते हैं तब सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तब हर रणनीति आपके साथ रहती है, आपकी तारीफ होती है। तो ठीक उसी तर्ज पर आरजेडी का हर दांव सटीक पड़ा। उन्होंने जो रणनीति बनाई वो जीत की ओर थी। ये तमाम चीजें एक बहस का मुद्दा बनी हुई है। लेकिन चूंकि हार हुई है महागठबंधन की, इसलिए उनका हर दांव फेल हुआ, उनकी रणनीति नाकामयाब हुई। ये बहस इधर देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ एक आंकड़ा अगर देखें, आरजेडी को मिले सबसे ज्यादा वोट, फिर वो बुरी तरीके से क्यों हार गई। 2025 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को अगर देखें तो 22.76% वोट शेयर के बावजूद आरजेडी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, और बीजेपी का वोट शेयर जो 20.90 रहा है। तो जेडीयू का वोट शेयर 18.92 शेयर रहा है। और इसलिए क्या वजह है कि वोट शेयर के मामले में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो सीटें तब्दील नहीं हो पाई। ये सवाल विरोधी उठा रही हैं और सवाल पूछ रही हैं। तो ये जरूर है कि इस पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। चलिए, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा प्रदीप, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो